हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस की टीम के साथ में आप सभी लोगों को जनरल साइंस पढ़ा रहा हूं। जनरल साइंस के अंतर्गत हमने पहले जो है कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस करे थे, जिससे आपको ये पता चल गया होगा कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसी के साथ में हमने जो है अब थ्योरेटिकल पोर्शंस आप लोगों के लिए शुरू किए हैं, जिसके अंदर हमने एक लेक्चर में यूनिट एंड डायमेंशन को समझा था, बाद में डायमेंशनल फॉर्मूला को समझा। आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है, तीन लॉ दिए गए थे, वो तीनों के तीनों लॉ एक साथ विथ एग्जांपल एंड डायग्राम्स आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं। और ये शॉर्ट एंड क्लिप्स आपको जो है पढ़ाया जाता है, मात्र 30 मिनट्स के अंदर आपको कंप्लीट टॉपिक समझा दिया जाता है। इसी के साथ आपको बता दूं कि डेवलपिंग सक्सेस टीम के द्वारा आप सभी लोगों के लिए मैथ्स का बढ़िया बैच तैयार किया गया है, जिस बैच के अंतर्गत आप लोगों को कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन रहेंगे और फुली सिलेबस जो है वो कवरेज किया जाएगा। डेवलपिंग सक्सेस ऐप को आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और डेवलपिंग सक्सेस टीम के साथ जुड़ें। आपको अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये हमारा मेल आईडी है, आप इस पर भी जो है अपनी तरफ से फीडबैक सेंड कर सकते हैं। इसी के साथ बता दूं, एसएससी कॉम्बो टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जिसके अंदर 2000 टेस्ट, कितने 2000 टेस्ट आप लोगों को अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, स्टेनोग्राफर सभी एग्जाम्स के लिए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ओनली ऑन डेवलपिंग सक्सेस ऐप। आप कांटेक्ट के लिए जो है यही नंबर है, इस पर आप बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। और आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो न्यूटन नामक वैज्ञानिक है, कौन, न्यूटन नामक एक साइंटिस्ट हुए हैं, जिन्हें कहा जाता है सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है मोशन के यानी गति के तीन नियम दिए गए हैं। कितने नियम दिए गए हैं? तीन नियम दिए गए हैं, जिन्हें कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे। और कब दिए थे? 1687 में, 1687 ईस्वी के अंदर सर आइजैक न्यूटन के द्वारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम दिए गए। कितने नियम दिए गए? तो तीन नियम दिए गए, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। फर्स्ट लॉ जो है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। सेकेंड लॉ जो है जिसे लॉ ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। और थर्ड लॉ है जिसे लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहा जाता है। तो 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने तीन लॉ दिए। कौन कौन से? फर्स्ट लॉ है जिसे अपन लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सेकेंड लॉ है जिसे अपन लॉ ऑफ फोर्स कहते हैं। थर्ड लॉ है जिसे लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं। अब फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, इसको अपन पूरा डिटेल में आगे समझेंगे, लेकिन अभी आप शॉर्ट में ये याद रखें कि अगर कोई रेस्ट में ऑब्जेक्ट है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ये है फर्स्ट लॉ। अगर कोई मोशन कंडीशन में है, मोशन में है, जैसे मैं ये से चल रहा हूं, तो फिर मैं चलते ही रहना चाहूंगा जब तक कि मुझे फोर्स लगा करके रोका नहीं जाता है। तो मोशन में है तो वो स्टे इन मोशन। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो ऑन बॉडी, उस बॉडी के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तब अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि उस ऑब्जेक्ट को जो है, उस वस्तु को जो है रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुके रहना चाहती है, कोई चल रही है तो वो चलते रहना चाहती है, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ फोर्स ये कहता है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ज्यादा एक्सेलरेशन क्रिएट किया, यानी मोर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस व्हेन मोर फोर्स इज अप्लाइड, जब आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो ज्यादा एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। अब ये क्यों होता है और कैसे होता है वो भी आगे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में थर्ड लॉ है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। वो ये कहता है कि हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है,
तो वो ऑब्जेक्ट अपने नीचे की तरफ एक एक्शन फोर्स लगाएगा। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो मैं इस रूम में स्टूडियो पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा हूं, और स्टूडियो का जो फर्श है वो फर्श मेरे ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर। हालांकि जो आपका मैं जितना फोर्स लगा रहा हूं उतना ही ये फोर्स मेरे ऊपर लगा रहा है, इसलिए मैं जो है हवा में उड़ नहीं रहा हूं। अगर मेरे ऊपर इस फर्श के द्वारा मैंने जितना फोर्स लगाया उससे ज्यादा ये मेरे ऊपर फोर्स लगाता तो हो सकता है कि मैं हवा में उड़ते हुए आप लोगों को अभी दिख रहा होता। तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन होता है किसमें? थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर, या फिर ये कह सकते हैं लॉ ऑफ रिएक्शन एंड एक्शन के अंदर। क्लियर? इसका एग्जाम्पल जो है, हम रॉकेट जब उड़ता है तो रॉकेट के अंदर क्या होता है, नीचे की तरफ धुआं निकलता है, जो आपका इंजन जो है चालू होने के बाद में ईंधन जलता है तो धुआं नीचे की तरफ निकलता है, उसके द्वारा फोर्स एक्सर्ट किया जाता है और उससे जो है आपका ये रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता जाता है। ठीक है, इसको अभी डिटेल में समझेंगे। फिर ये रहा हमारे पास में, सपोज करो एक लड़का है जो एक 10 kg के बैग को ऐसे लेकर जा रहा है। जैसे अभी अभी शादियां चल रही है ना लगातार राजस्थान में, है तो शादी के दिन है ना वो आप बड़े बड़े बक्से लेकर कैसे ऐसे चलते होंगे विदेशियों की तरह, है गांव में एंट्री डैन टन है। तो जब आप ऐसे एंट्री करते हैं ना, तो आपके पास सपोज करो 10 किलो का ही अगर वो है तो आप आराम से लेकर जा रहे हो, लेकिन जैसे ही वो 20 किलो का हुआ तो फिर आपके क्या हो जाएगी भैया, हालत टाइट हो जाएगी। जैसे देखो अभी मैं खाली हाथ हूं तो मैं उछल कूद कर पा रहा हूं, है ना, बढ़िया कूद रहा हूं ना आपके सामने। लेकिन अगर सपोज करिए मेरे हाथ में या मेरे पैरों में अभी जो है नीचे वजन बांध दिया जाए या हाथों में कोई वजन दिया जाए तो फिर भैया मुझे ऐसे करते हुए टाइम लगेगा। जैसे आप जिम में अभी है ना, सपोज करो दोनों हाथ खाली है तो आप बैठे बैठे अपनी जगह पर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजाएंगे हैं। और अगर आप बताइए जिम के अंदर है तो क्या जो डंबल्स होते हैं उन डंबल्स को उठा करके ऐसे कर सकते हो क्या एकदम से? है 100 किलो के डंबल्स दे दिए जाए तो नहीं भैया सर, नहीं कर पाते, हालत खराब हो जाती है। और हालत खराब इसीलिए होती है भाई क्योंकि वहां पर क्या होता है, ज्यादा वेट होने से, ज्यादा मास होने से ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, और इसीलिए आप वहां पर एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं कर पाते हो। और ये देखिए भैया जी, हमारे पास में एक फुटबॉल है, ठीक है, वो फुटबॉल मैदान में पड़ा है, ठीक है, पड़ा है तो वो पड़ा रहता है, उसको कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने उसको लात मारी, क्या मारी, बंदर, बंदर वो कहता है ना, बैंगन की झोपड़ी में सो रहे थे बंदर, अरे सॉरी, आलू की झोपड़ी में सो रहे थे, आलू ने लात मारी, रो रहे थे, तो लात मारता है तो क्या होता है, बाहर जाता है सीधा फुटबॉल। समझ में आई बात? तो आपको ये याद रखना है कि फुटबॉल जब शांति से पड़ा है तो वो पड़ा रहना चाहता है। जैसे आप है अपने बिस्तर में घुस करके अभी पढ़ रहे हैं आप, तो आप पढ़ते रहना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आपके घर वालों को पता चलता है, पिताश्री की एंट्री होती है और फादर श्री, फादर साहब एक लात टेकते हैं, तो आप सीधा रोना शुरू हो जाता है और आप चलना शुरू कर देते हो। हैं, चलना शुरू करते हो या नहीं करते? करते हो ना भाई? समझ में आई बात? तो ये है न्यूटन्स के 3 नियम। अब इन तीनों नियम को अपन पूरा डिटेल में क्लियर वे में समझेंगे कि व्हाट इज द लॉ से, यानी ये सभी जो नियम है ये क्या कहते हैं, व्हाट इज से। ओके चलिए भैया जी, ये लो फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया। ये कहता है, आपको ये छोटी चीज दिखाई नहीं दे रही होगी, हो सकता है मैं समझाऊंगा आपको समझ लेना, आप तो इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको समझा देता हूँ क्या लिखा है यहाँ। तो देखो भाई, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। अब क्या क्या लिखा है देखो, first law states that if a body is at rest or moving at a constant speed in a straight line, it will remain at constant speed unless it is acted upon by a force। यानी जब तक ऑब्जेक्ट जो है स्टडी स्टेट में ही रहना चाहता है जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगे, तो वो की वही बार बार बातें आ रही है। ठीक, फिर यहां पर एक वर्ड आया था अभी पीछे, लॉ ऑफ इनर्सिया, है ना। तो ये भैया इनर्सिया शब्द क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्सिया, क्लियर, ये हमसे पूछा जाता है। तो इनर्सिया का मतलब क्या होता है? बेसिकली इनर्सिया जो है एक किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? किसी भी सॉलिड की एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? ये सॉलिड की प्रॉपर्टी ये होती है
कि सपोज करो ये बॉक्स है कोई, है ना, और ये बॉक्स ऐसे स्टडी स्टेट के अंदर पड़ा है, यानी एकदम रुका हुआ है। आप जो है ये बॉक्स क्या करेगा, तो ये बॉक्स अपने आपकी स्थिति को, यानी ये अपनी जब पोजीशन चेंज करना चाहेगा, स्टैटिक से डायनेमिक में जाना चाहेगा, यानी रुके हुए से चलना शुरू करेगा या चलते हुए को रोका जाएगा, तो इस चीज का ये क्या करता है, अपोजिट करता है, यानी ये रेजिस्ट करता है, विरोध करता है किसी भी चेंज का। तो ये बॉक्स क्या करेगा, तो ये करता है रेजिस्ट, रेसिस्ट, ठीक है, क्या करेगा, तो रेसिस्ट करता है, यानी विरोध करता है। प्रतिरोध होता है ना, रेजिस्टेंस, उसी से बना है रेसिस्ट, यानी विरोध करना। रेसिस्ट करता है किसका, तो ये चेंज इन स्टैटिक और डायनेमिक, डायनेमिक कंडीशन, ठीक है। तो ये क्या करता है, रेसिस्ट करता है, कौन, ये इनर्शिया। इनर्शिया प्रॉपर्टी है सॉलिड की। क्या है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है रेसिस्ट करता है चेंज इन स्टैटिक्स और डायनेमिक्स कंडीशन, यानी कि ये अगर जो है आपका कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलते रहना चाहता है, अगर उसका आपने रोका उसको, तो वो जो है उसको रोकने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो चल रहा है वो चलते रहना चाहता है, रुका हुआ है तो वो रुके रहना चाहता है। समझ में आ गई बात, ये चीज आपको याद रखनी है। तो इनर्शिया, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट, resist in a static or dynamic condition is called inertia. Inertia of a body is measured by the mass of the body. तो ये जो इनर्शिया है ये उस ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा होगा, यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर एक कंडीशन लागू हो रही है कि अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा। क्या होगा, तो मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात, मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा। यानी कि अगर बात की जाए, एक तो मेरी और एक कोई बढ़िया सा जिम में जाने वाला बंदा है जिसकी ये बॉडी और डोले सोले हैं, है ना, उसके कंपैरिजन में, तो भैया उसको जो है अपनी पोजीशन से हटाने में आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, और मास ज्यादा है तो उसका जो है इनर्शिया ज्यादा है। और मेरे जैसे हल्का फुल्का आदमी है, हवा आई तो ऐसे ही उड़ जाऊंगा, मेरे को तो उड़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मेरा मास कम है तो मेरा इनर्शिया भी कम है। तो ये याद रखें। और heavier the body, greater is the force required to change its state, and hence greater is its inertia. Inertia is given by a famous scientist, that is Galileo Galilei. That means mass is directly proportional to the inertia and poses motion. तो इनर्शिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास वगैरह, यही सब चीजें मैंने आपको यहाँ समझाई है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा, ठीक है। अगर जो है आपने उसको रोकने का प्रयास किया, आपने उसको रोकने का ट्राई किया, तो फिर आपको फोर्स चाहिए होगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने रेसिस्ट करता है चेंज इन स्टैटिक्स और डायनेमिक कंडीशन, उसकी अगर स्टैटिक्स या डायनेमिक कंडीशन है उसमें चेंज का रेसिस्ट करता है, इस प्रॉपर्टी को अपन कहते हैं इनर्शिया। और इनर्शिया जो है हैवियर बॉडी का ज्यादा होगा और लाइट बॉडी का कम होगा। समझ में आ गई बात, यह है फर्स्ट लॉ। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट लॉ का पहला एग्जाम्पल आपके सामने आता है, और वो आता है बस का एग्जाम्पल। सर बस का एग्जाम्पल कैसे, अरे भाई बस का एग्जाम्पल ऐसे मेरे दोस्त, कि तू बैठा है बस में, आप बैठे हो बस में, और अपन भैया साथ में चले, ठीक है। एक सेकेंड दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हुई है, एक सेकेंड। हाँ जी दोस्तों, एक छोटा सा बीच में कट आ गया था, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे इस बस एग्जाम्पल की, है ना। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, आप बस के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और बस रुकी हुई है। बस क्या है, रुकी हुई है। तो रुकी हुई बस है और आप अंदर बैठे हुए हैं, ये देख लीजिए, है ना। आप जैसे ही बैठे हुए हैं तो बस जैसे ही आगे चलेगी, क्या होगा, बस जैसे ही आगे चलेगी तो आप क्या है कि भाई आप तो बैठे हुए थे बस के अंदर, है ना,
और बस आराम से रुकी हुई थी, तो आपका शरीर भी रुका हुआ था, लेकिन जो आपके ये वाला पोर्शन है ना भाई, ये पैर पैर आपके है ना, कमर से नीचे वाला पोर्शन, ये जो है किसके साथ अटैच था, बस के साथ में। तो ये तो बस रुकी हुई थी तब ये भाग रुका हुआ है, इसके तो कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जो ये ऊपर वाला भाग होता है आपका, दोनों हाथ और ये पूरा धड़, ये तो भाई क्या होता है, आप आराम से बैठे होते हो, उसका तो कोई बस से संपर्क होता नहीं है ना, डायरेक्ट बस के कांटेक्ट में होता नहीं है ये भाग। तो इस वजह से जैसे ही बस आगे की तरफ बढ़ती है, तो जो आपका नीचे वाला पोर्शन है, ये कमर से नीचे वाला पोर्शन, ये तो बस के साथ साथ आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो ये धड़ वाला भाग है, ये जहां था वही रहना चाहता है। इस वजह से बस तो आगे बढ़ती है तो ये वाला पोर्शन तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन ये जो आपका धड़ है वो पीछे की तरफ झटका खाता है। समझ में आई बात? क्यों? जैसे देखो, ये ऐसे थी बस में, अपने ऐसे आराम से बैठे हुए थे, मैं ऐसे बैठा हूं, अब बस आगे चली, मतलब ये सपोज करो ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा तो मैं तो क्या होऊंगा, ऐसे पीछे ही तो जाऊंगा, तो मैं ऐसे एकदम से पीछे चला जाता हूं। ऐसे ही जब आप चलती हुई गाड़ी के अंदर, जैसे ये देखो बंदा आराम से चलती हुई गाड़ी में बैठा है, खड़ा है सपोज करो, या बैठा है आराम से, चल रही है गाड़ी, डुक 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 डुक, आगे आया एकदम से कोई जानवर और बस को मारे ब्रेक। जैसे ही ब्रेक मारते हैं, बाइक पर भी आप देखेंगे तो ब्रेक मारते ही क्या होता है, जो पीछे बैठा होता है वो एकदम से ऐसे आगे आता है, झटका खाता है ना। क्यों? ड्राइवर तो आगे नहीं जाता। अरे क्योंकि ड्राइवर जो है वो तो उसका हैंडल पकड़ा हुआ होता है गाड़ी का, तो वो तो नीचे पोर्शन वाला भागे, और ये धड़ वो भी उसका बाइक के साथ अटैच होता है। लेकिन जो पीछे वाला बैठता है उसका पैर तो बाइक के साथ अटैच होते हैं, लेकिन ये ऊपर वाला जो धड़ है वो अटैच नहीं होने के कारण ये क्या चाहेगा, चल रहा है तो चलते रहना चाहेगा, रुका हुआ है तो रुके रहना चाहेगा। समझ में आई बात? अब लेकिन क्या हो जाता है, जब गाड़ी को रोका जाता है तो आप एकदम से टकराते हैं, है ना, या फिर जब आप गाड़ी चल रही होती है तो आप एकदम से पीछे चले जाते हैं झटके से। ऐसे ही आप घोड़े के ऊपर बैठ के देख लीजिए, यही एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ये बस का एग्जाम्पल मैंने एक समझा दिया, आप घोड़े का एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल है, ऐसे ही जैसे कि आप एक पानी का गिलास लीजिए, उसके ऊपर एक कार्ड रख दीजिए, उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखिए, आप कार्ड को जैसे ऐसे मारेंगे तो कार्ड तो एकदम से क्या होगा, पार हो जाएगा, लेकिन जो 1 रुपए का सिक्का है वो पानी के अंदर ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि जो 1 रुपए का सिक्का है वो कार्ड के साथ में नहीं चलेगा, वो तो जहां था वहीं रहना चाहेगा। यही तो है न्यूटन का फर्स्ट नियम, कि जो वस्तु अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, और अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो चलते रहना चाहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए। आपने तो कार्ड के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो कार्ड चलेगा, सिक्का क्यों चलेगा? सिक्का नहीं चलेगा तो क्या होगा, नीचे गिरेगा, वो कभी कार्ड के साथ में आगे नहीं जाता है। आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप जो है अपने घर पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल मेरे पास ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि मैं ये चीज दिखा सकूं, अदरवाइज दिखा देता। ठीक है, चलिए, तो ये था न्यूटन का फर्स्ट नियम, जो आपको एग्जाम्पल समेत मैंने बता दिया क्या होता है। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं हमारे न्यूटन के सेकेंड लॉ की। और सेकेंड लॉ क्या कहता है न्यूटन का? तो सेकेंड लॉ जो है न्यूटन का यही कहता है कि आपका जो फोर्स है वो फोर्स एम ए के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। क्या? फोर्स जो है, यहां पर अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हेडिंग डालिए सेकेंड लॉ। अब सेकेंड लॉ जो है वो क्या कह रहा है? तो सेकेंड लॉ ये कहता है कि एफ बराबर यानी फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, फादर इज इक्वल टू मदर होती है। भाई फादर, एफ यानी फादर, और एम ए यानी माँ, तो फादर जो है वो माँ के बराबर होती है, दोनों का ही बराबर प्यार होता है एक बच्चे को, तो है ना भाई। अगर जो है जैसे आपके मम्मी पापा है, वो आपको एक जैसा ही तो प्यार करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि मम्मी थोड़ा कम प्यार करेगी, पापा थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, नहीं भाई, दोनों के लिए जो है उनकी संतान सम्मान होती है। ठीक है, तो फादर इज इक्वल टू मदर या फिर फादर इज इक्वल टू माँ, तो एफ इज इक्वल टू एम ए। ये कैसे आता है? बेसिकली न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो ये कहता है कि मोमेंटम जो है ना, अब मोमेंटम क्या है इसकी भी पूरी डेफिनेशन वगैरह बात करेंगे, है ना, तो टेंशन मत लीजिए, पहले लिख लीजिए आप, चलो इधर, है ना, इधर ही लिख लो मोमेंटम। मोमेंटम जिसे अपन पी से रिप्रेजेंट करेंगे, पहले तो ये ध्यान रखें किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा मोमेंटम को, पी से। और मोमेंटम जो है
पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है किसके, तो मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लाई के, यानी एम वी के इक्वल होता है। ठीक है, तो मोमेंटम जो है वो मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है, एम वी के बराबर होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एम क्या है यहाँ पर, मास होता है। अभी इससे अपन एक्सल ये है, ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे। फिर वी जो है वो वेलोसिटी है। ठीक है, अब देखिए, तो मोमेंटम इज इक्वल टू है मास इंटू वेलोसिटी। और आपको ये भी बता दूं, मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी होता है और वेक्टर जो है वो क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अगर आप बताइए मुझे कि ये जो v है, वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के अंदर जो चेंज होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। और जो मोमेंटम होता है वो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चेंज इन, आपका मोमेंटम जो है या मोमेंटम के अंदर जो चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। यानी हम ये कहेंगे कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के। अब फोर्स अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एम के, मतलब इस पी के, तो एम वी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इधर से आ सकता है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी। लेकिन एम तो एक कांस्टेंट है, वी में जो चेंज होगा, है ना, और एफ में जो चेंज होगा वो आपका क्या बराबर आ जाएगा, एम ए के। क्योंकि जो v है भाई देखो, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू होता है फोर्स, यानी डीपी अपॉन में dt बराबर होता है आपका क्या, तो एफ, है ना। अब बताइए यहां पर जो है ये एफ के बराबर है, p नहीं, ये एफ है। तो dp अपॉन dt बराबर होता है एफ। p की वैल्यू क्या है, एम वी। एम तो क्या है, कांस्टेंट, तो dv बाई dt बनता है और बराबर आ गया एफ। dv बाई dt जो है वो a होता है। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन, है ना। त्वरण किसके बराबर होता है, वेग में परिवर्तन की दर के। तो इससे जो है ये फॉर्मूला डेराइव होता है एफ इक्वल टू एम ए। आपको इस फॉर्मूले के डेरिवेशन पर नहीं जाना है, इसलिए मैंने इसको बहुत आराम से या अच्छे से नहीं समझाया है, आप केवल बताने के लिए कि हाँ भाई ये होता है। बाकी इसको आपको जो है डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे डेरिवेशन का काम है, डेरिवेशन कोई आने वाला है नहीं। क्या याद रखोगे सेकेंड लॉ के लिए, सेकेंड लॉ जो है वही आपका फोर्स को डिफाइन करता है, इसीलिए लॉ ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तीसरी चीज, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी एफ जो है वो पी में चेंज जो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पी क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लाई होता है उसे अपन मोमेंटम कहते हैं। तो P इज इक्वल टू एम वी। एम क्या है, मास, V क्या है, वेलोसिटी। तो मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये क्या है, आपका सेकेंड लॉ है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, आपका ये रहा, एक तरफ एक्सेलरेशन, एक तरफ है आपका फोर्स, इधर है इसका मास। तो F इज इक्वल टू होता है ma। ठीक है भाई, जो ये आपका एक रॉकेट है, उस रॉकेट को जितना फोर्स मिलेगा उस फोर्स से ही जो है इसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तभी तो ये आगे बढ़ता है ना। तो एक्सेलरेशन आगे की तरफ बढ़ा रहा है, मास इसका फिक्स होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं तो वो जितना फोर्स उसके ऊपर लग रहा है उसके बराबर ही होता है। ये है आपका सेकेंड लॉ। और सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ फोर्स कहते हैं, ये याद रखना। ये पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में कि इसको लॉ ऑफ फोर्स जो है न्यूटन के कौन से नियम को कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लॉ ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, नन ऑफ दिस। तो सेकेंड लॉ जो है न्यूटन का उसको कहा जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार जो है आप इस डायग्राम वायग्राम को बनाना चाहें या फिर फॉर्मूला वॉर्मूला नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। क्लियर। अब आपको बता दूं इसके एग्जाम्पल आपको क्या देखने को मिलेंगे। तो देखिए भाई, आपके पास में ये रहा क्रिकेटर का एक एग्जाम्पल। अभी आपको पता है आईपीएल की ऑक्शन चल रही है। आईपीएल के ऑक्शन के साथ साथ खिलाड़ियों ने क्या किया वो याद नहीं रखना, खिलाड़ी को कितने पैसे मिले वो याद नहीं करना है, उसके साथ ये भी याद करना है कि वहां पर भी जो है फिजिक्स के लॉ लगते हैं। और क्या लगता है,
तो आपके पास जब बॉल आती है तो आपने देखा होगा अक्सर खिलाड़ी क्या करते हैं, हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो पीछे की तरफ हाथ को लेकर के जाएंगे तो उन्हें ज्यादा टाइम मिलता है, और जब बॉल वहां से आ रही है तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी में क्या होती है, कमी होती है, वेग में क्या होती है, कमी होती है। वेग में कमी होने के कारण क्या हो जाएगा, तो वेग में कमी होने के कारण उनके हाथों पर कम चोट आएगी, मोमेंटम जो है वो कम होगा। तो इसलिए जो है वो क्या करते हैं, बॉल पकड़ते ही हाथ को पीछे की तरफ लेके जाते हैं। ऐसे ही अगर आप जो है एक कोई मिट्टी का मैदान है उसके ऊपर कूदते हैं तो आपको कम लगती है। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी पे जैसे ही आप कूदेंगे तो मिट्टी क्या होगी, नीचे चली जाएगी, दब जाएगी, तो आपको एक टाइम मिल जाता है थोड़ा सा, उस वजह से आपके कम लगता है। वहीं पर सीमेंट के अगर फर्श पर आप कूदेंगे तो आपके हाथ पैर टूटेंगे। क्यों? क्योंकि सीमेंट का फर्श तो कोई नीचे दबने वाला है नहीं, मोमेंटम कम होगा नहीं, और आपकी हालत खराब। समझ में आई बात? क्लियर है? ऐसे ही आपको जो है अगर धोरों में चलना है आपको, है ना, जैसलमेर में अगर चलने को कहा जाए तो आपके पैर ज्यादा दर्द होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होगा, आपको नीचे गया पैर, अब वापस उठाने में आपको फोर्स लगाना है, वापस पीछे नहीं जाएगा, वापस उठाने में फोर्स लगाना है। तो जब ज्यादा फोर्स लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है आप परेशान होंगे ही। ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक, ये देख लीजिए आपके इसी प्रकार का जो है, ये देखो क्या होता है, ये जर जो है सॉकर्स लगे हुए रहते हैं बाइक के अंदर, जैसे है ना राइडर हुआ, साइन हुआ, या इससे बड़े बड़े केटीएम वगैरह के जो बाइक आते हैं, है ना, बीएमडब्ल्यू वगैरह के, उनमें सॉकर्स लगे रहते हैं। क्यों? सॉकर लगे रहेंगे तो जैसे ही अगर जंप पर बाइक गई या किसी पत्थर वत्थर पर टकराई तो क्या होगा कि जो उसके ऊपर बैठा हुआ है उसको कम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा, सॉकर से जो है नीचे आएंगे, फिर वापस ऊपर जाएगा झटका, तब तक जो है थोड़ा स्लो हो जाता है, मोमेंटम कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये सॉकर का एग्जांपल है। न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करते हैं, सबसे इजी लॉ है। आप अगर किसी को थप्पड़ मारोगे तो सामने वाला भी थप्पड़ मारेगा। अब वो गांधी जी का जो है सिद्धांत चला गया है कि एक थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा गाल भी आगे करो, कोई नहीं करता, अब तो सीधा दूसरा हाथ आगे करता है। क्यों? क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि इफ वी पुट एन एक्शन ऑन अ बॉडी then it must give an reaction. This law of Newton is known as action and reaction law. Action and reaction both are always equal in magnitude and opposite in direction. If they are acted on the same body, then resultant would be zero. ये कह रहा है इतना ही कि अगर कोई हमारे पास में, सपोज करो एक बॉक्स ले लिया मैंने आपके एग्जांपल के लिए, इस बॉक्स के ऊपर जो है नीचे की तरफ ये फोर्स लगा रहा है तो उसे ये कहेगा एक्शन। अब एक्शन हुई है तो ऑब्वियसली बात है नीचे से ऊपर की तरफ एक क्या होगी, रिएक्शन होगी। एक्शन और रिएक्शन जो है वो दोनों बराबर होते हैं। समझ में आ गई बात? और एक्शन और रिएक्शन हमेशा दोनों के दोनों सेम बॉडी पर ही लगेंगे, अलग अलग बॉडी पर नहीं लगते हैं। कैसे सर? मतलब एक बॉडी है तो ऐसे, अगर दो जने हैं, है ना, जैसे दो बॉक्स है ये और एक ये, अगर ये इसके ऊपर लगा रहा है तो फिर ये इसके ऊपर ही लगाएगा, ऐसे कहने का मतलब सेम, मतलब ये समझ में आ गई बात? जो मतलब अगर मैंने दीवार पे लगाया है तो दीवार मेरे ऊपर लगाएगी, ऐसा नहीं कि आप आगे लगाने लग गए, नहीं। समझ में आ गई बात? तो जो एक्शन होती है वो अगर सामने वाले बॉक्स पर हो रही है तो रिएक्शन जो है उसके सामने जो बॉक्स होगा उस पर होगी। तो ये एक्शन करेगा तो इधर क्या होगी, रिएक्शन होगी। ऐसा नहीं कि भाई एक ही बॉडी पे एक्शन रिएक्शन कर दो। समझ में आ गई बात? मतलब आमने सामने होगा, ये कहना चाहता हूं। और एक्शन और रिएक्शन दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये ध्यान रखें। इसके एग्जाम्पल आपको डेली लाइफ में बहुत देखने को मिलेंगे। अभी मैं जो चल रहा हूं ना, उसमें भी न्यूटन के थर्ड लॉ का ही योगदान है। क्यों? क्योंकि मैं जो चल रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, अर्थ को, धरती को पीछे की तरफ खिसका रहा हूं, तो धरती मेरे पे फोर्स लगा रही है, इसलिए मैं आगे चल पा रहा हूं। ठीक है, ये देखो एग्जांपल, जैसे कि अगर जो है नाविक होता है ना, नाव वाला जो चलाता है, वो नाव के अंदर क्या करता है, हमेशा पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, तो वो एक्शन इधर कर रहा है, इसलिए उसके जस्ट अपोजिट क्या होती है, रिएक्शन होती है। और ये तो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है ऐसे, लेकिन जो नाव है वो ऐसे ऐसे चलती रहती है। तो ऐसा एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपके पास नाव के अंदर पत्थर पड़े हैं बहुत सारे और आप किनारे की तरफ जाना चाहते हैं, तो पत्थर कहां फेंकेंगे? तो पत्थर आपको किनारे से दूर की ओर फेंकने होंगे, तब जो है आप किनारे की ओर जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज जो है आपका क्या होगा, अगर आपने किनारे की तरफ फेंके तो फिर आप किनारे से दूर जाओगे। क्यों? जिस तरफ आप एक्शन करोगे उसके अपोजिट आपका रिएक्शन होता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो ये नाविक वाला एग्जांपल पूछा जा सकता है। ऐसे ये देखो बंदूक वाला,
तो बंदूक की गोली जब छोड़ी जाती है पिस्तौल से, तो जब गोली छोड़ी जाती है तो गोली आगे की तरफ भागती है ना। तो ये क्या हो गई, एक्शन हुई। तो ये जब एक्शन हुई है तो इसके जस्ट अपोजिट पीछे की तरफ क्या होता है, एक झटका लगता है। आपको पता होगा जो हमारे आर्मी के सोल्जर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बंदूक को यहाँ दबा करके फिर यूं फायरिंग करते हैं। बॉर्डर पिक्चर के अंदर देखा होगा, वो यहाँ पर क्यों फंसा रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं कर रहे। अरे भाई ऐसे 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 उड़ाने लग गए तो झटका लगेगा, उनके यहाँ पर जो है लग सकता है, इंजर्ड हो सकते हैं हमारे भारत के सैनिक। समझ में आई बात। इसलिए जो है वो यहाँ दबा करके पूरा फोर्स लगा के फिर जो है काम, बंदूक को काम में लेते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे बातों को। नेक्स्ट देखिए, जैसे रॉकेट चल रहा है, रॉकेट में धुआं पीछे की तरफ निकलता है, तो ये एक्शन हुई। तो इसके अपोजिट अब रॉकेट क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, तो ये रिएक्शन होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक लास्ट एग्जांपल। जब आप तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं, है ना, स्विमिंग करते समय आप जो है हाथों को ऐसे 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 मारते हैं। क्लियर, तो आप क्या करते हैं, जब आप ऐसे कर रहे हैं तो पानी को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, तभी तो आप आगे जाते हो। समझ में आई बात। आप क्या करते हो, यूं यूं करते हो, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, देखो पानी को ऐसे मारोगे तो पानी पीछे आएगा, लेकिन आप क्या जाओगे, आगे जाओगे। ये डायग्राम में देख सकते हो, ये देखो हाथों से जैसे ही मारा तो ये हुई एक्शन। अब इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, सॉरी ये तो उल्टा बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया, अरे भैया एक्शन नहीं, ये देखो, हाँ आपने क्या करा, तो आपने जो है सीधे सीधे क्या करा भाई, पैरों से और हाथों से जो है एक्शन करी। ठीक है, जैसे ही एक्शन करी पैरों से तो आपने पानी को पीछे की तरफ भेजा, तो आप आगे की तरफ मोशन करते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के एग्जाम्पल है। तो 1687 के अंदर सर आइजैक न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ, लॉ ऑफ फोर्स, और थर्ड है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तीनों के एग्जाम्पल समेत पूरा डिटेल में बता दिया है। अगर इतनी चीजें आपको याद है, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, तो अब आप कैसा भी एग्जाम्पल आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, कर सकते हैं। लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।